तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक है, आज का हम लोग का जो क्लास रहेगा वो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश क्षेत्र तथा द्विध्रुव, उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और एक बार इस क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम सभी लोग लिख लेंगे, वैद्युत आवेश क्षेत्र तथा द्विध्रुव। और इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं वो है हमारा आवेश। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, आवेश। यदि हम बात करें आवेश की तो बतलाते हैं कि जो आवेश होता है वो द्रव्य का गुण होता है, द्रव्य का गुण होता है। ठीक है, द्रव्य का मतलब पदार्थ से है, द्रव्य का मतलब किससे है, पदार्थ से। यानी जो आवेश होता है वो आवेश पदार्थ का क्या होता है, एक गुण होता है जिसके कारण से हम लोग क्या अनुभव कर पाते हैं, तो वैद्युत प्रभाव, वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या तो उसको उत्पन्न किया जाएगा या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या बतलाया जा रहा है आवेश में कि आवेश किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है या फिर को उत्पन्न किया जा सकता है। इसका एक परिभाषा हम और भी दे सकते हैं, याद करके आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अथवा करके एक और परिभाषा यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर अथवा लिख दिया, और जो दूसरा परिभाषा है उसको क्या लिख सकते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश, आवेश पदार्थ यानी द्रव्य का, द्रव्य का वह गुण होता है, वह गुण होता है जिससे, जिससे वस्तुओं में, जिससे वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को, अन्य वस्तुओं को आकर्षित, आकर्षित, ठीक है, अन्य वस्तु क्या हो जाएगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वही गुण क्या कहलाता है, आपका आवेश कहलाता है। सही है, देख लीजिए फिर से एक बार। आवेश में क्या बतलाया गया, आवेश में ये बतलाया गया कि आवेश द्रव्य का गुण है, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न अथवा अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो लिखा गया है, या इसी का जो दूसरा परिभाषा बनाएंगे तो बतलाएंगे कि आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उस यानी कुल कहने का अर्थ यह है कि वस्तुओं में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु को जब आकर्षित करती है या उसको प्रतिकर्षित करती है, तो जिस गुण के कारण यह घटना होता है उसी गुण को हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश नाम देते हैं। और ये जो आवेश होता है वो पदार्थ का अंतर्निहित गुण है, यानी उस पदार्थ में गुण पाया ही जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आवेश के बारे में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। तो हेडिंग लगा लें सभी लोग, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार।
ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। आवेश के प्रकार, यदि हम टाइप ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश मुख्यतः कितने रूप से पाए जाएंगे? दो रूप से पाए जाएंगे। एक को नाम देंगे धन आवेश और दूसरे को क्या नाम देंगे? ऋण आवेश। तो लगा लीजिए हेडिंग। पहले को क्या नाम देंगे? धन आवेश, यानी जो पहला हमारा आवेश होगा वो क्या कहलाएगा? धन आवेश, धन आवेश। और जो दूसरा आवेश होगा ये दूसरा आवेश क्या कहलाएगा? ऋण आवेश। दूसरा आवेश क्या होगा? ऋण आवेश। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि हमारा धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। कॉन्सेप्ट एक समझने का प्रयास करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इन दोनों को परिभाषित करेंगे। ठीक है, आप पहले से जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में, परमाणु जो होता है, इस परमाणु में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ किसके? प्रोटॉन के। यानी जो परमाणु है वो सामान्य अवस्था में पाया जा रहा है, तो सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है उसमें जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। और जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। ठीक, यदि हम मान लें कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, x और y दोनों हमारे क्या है? एलिमेंट हैं, कोई तत्व है। कोई तत्व हमारा क्या है? x है, दूसरा हमारा कोई तत्व क्या है? y है। दोनों हमारे अलग अलग क्या है? तत्व हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इस x में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है? 10। और जो y है इसमें मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 12। ठीक है, क्या बतलाया जा रहा है कि जो परमाणु होता है वो परमाणु यदि सामान्य अवस्था में पाया जाए तो परमाणु का जो कुल आवेश होता है, सॉरी, जो कुल इलेक्ट्रॉन होता है वो कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी जो कुल ऋण आवेश होता है वो कुल प्रोटॉन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हमने ये माना अपने समझने के लिए कि x क्या है? कोई एक एलिमेंट है, फिर y भी क्या है? कोई एक हमारा एलिमेंट है। हमने ये माना कि जो x है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। और y है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 12। यहां पर पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा? बराबर होगा। तो यदि हम x की बात करें तो x में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी कितना हो जाएगा? 10। और यहां बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के मध्य x और y को कोई प्रक्रिया हो रही है या कोई घटना हो रही है जिससे x से मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर y पर चले जा रहे हैं। हमने क्या किया? x और y को लिया और दोनों को आपस में रगड़ दिया, या कोई क्रिया हुई या कोई घटना हुई, तो हम ये मान ले रहे हैं कि x में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? y पे। तो अभिक्रिया के बाद यदि ये हमारा x है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? y है, तो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितना था? 10। लेकिन जब आपस में रगड़े हैं या कोई अभिक्रिया हुई है तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? इसका नोट कर लेते हैं। सेम वही बात यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना होगा, दोनों को चेक कर लेते हैं। तो इसमें से 2 निकलकर y पर गया है, ध्यान से देखिएगा, x में से 2 निकलकर कहाँ गया है? y में। तो पहले y में कितना था? 10, 2 निकल गया है तो बचा कितना? 8। तो ये हो गया हमारा 8। अब प्रोटॉन तो परमाणु से बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि स्थानांतरण केवल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो प्रोटॉन की संख्या तो वही रह जाएगी जो पहले थी। ये हो गया 10। अब y पर इलेक्ट्रॉन आया है तो पहले से संख्या कितना था? 12, और 2 ठो आ गया, तो अब कितना हो गया? कुल हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि प्रोटॉन स्थानांतरित होने वाला नहीं है।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होगा, माइनस, और प्रोटॉन पर कैसा होगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होगा, माइनस, और इसका कितना होगा, प्लस। यदि दोनों को ऐड किया जाए तो हम देख रहे हैं कि ये 8 माइनस है और 10 क्या है, प्लस। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा 2 में आएगा, +2 में। ठीक है। और यहां बात किया जाए तो यहाँ वैल्यू किस में आएगा, -2 में। भाई 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है 12 वाले से, तो 12 प्लस है, 14 माइनस है, तो 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा -2, तो -2 बच गया। यानी अब जो हमारा x रहा, अब वो x नहीं रहा, अब वो x क्या हो गया, +2, और y नहीं रहा, ये हो गया -2y। ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो पहले परमाणु हमारा x था, अब वो x डबल प्लस प्लस हो गया है, और जो पहले y था वो क्या हो गया, y प्लस हो गया है। तो इस तरीके से देखा गया। तो जो x है, उस x पर जो उत्पन्न आवेश है उसको क्या नाम देंगे, धन आवेश, और जो y है, y पर जो उत्पन्न आवेश है उसको क्या नाम देंगे, ऋण आवेश। एंड इस पूरी स्टोरी में हमने क्या समझा कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, पहले 10 था अब 8 हो गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ उस पर उत्पन्न आवेश क्या है, धन आवेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर उत्पन्न आवेश क्या है, ऋण आवेश। क्लियर। यानी यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो यहां हम परिभाषा लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से कि धन आवेश क्या होता है। तो किसी पदार्थ ले लीजिए या परमाणु ले लीजिए, किसी परमाणु पर ब्रैकेट में पदार्थ भी लिख ले रहे हैं, ठीक है, पर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन होने पर, ये ऐसे लिख लो, सामान्य अवस्था से यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा, धनावेश कहलाएगा, धनावेश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, धनावेश। तो धनावेश की परिभाषा हो गया, यानी किसी परमाणु यानी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से यदि इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। सामान्य अवस्था में कितना था, 10, लेकिन बाद में कितना हो गया, 8, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो कमी होने के कारण से कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है, धनावेश। ठीक है। तो सामान्य अवस्था से यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा, धनावेश कहलाता है। अब यहीं पर ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश का परिभाषा आप खुद लिखिए, कमेंट करिए। ऋण आवेश की परिभाषा आप खुद लिखिए और कमेंट करिए कितना आएगा, क्या होगा उसका। ऐसे लिख लेंगे कि यदि किसी परमाणु पर या पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अधिक। देखो यहाँ पर कितना था, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन 12 था, लेकिन बाद में कितना हो गया है, 14 हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा, ऋण आवेश कहलाएगा। ठीक है। तो दोनों समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है सब कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, हो जाएगा सबका। एक बार पूरा दोहरा दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आवेश की बात किया गया है तो आवेश से बताया गया है कि आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव या तो उत्पन्न कर पाएंगे या उसका अनुभव कर पाएंगे। ठीक है। या इसी का दूसरा परिभाषा लिखा गया कि आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण उसके अंदर दूसरे वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो उस गुण को क्या नाम देते हैं, आवेश नाम देते हैं। फिर आवेश के बारे में, प्रकार के बारे में पढ़े तो आवेश के प्रकार में कितना बतलाया गया, 2। एक हमारा धन आवेश और दूसरा क्या बतलाया गया, ऋण आवेश। धन आवेश में ये पढ़ रहे हैं कि यदि किसी परमाणु या पदार्थ पर सामान्य अवस्था से
इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा? धन आवेश। और यदि किसी परमाणु या पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा? ऋण आवेश कहलाएगा। हो जाएगा? किसी को दिक्कत? चलिए यहां पर कुछ चीजें याद रखेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं नोट करके। यहां पर आप कुछ चीजें ध्यान देंगे। जो आवेश है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। फिर क्या याद रखना है कि जो आवेश होता है, इस आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और इस आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र, वो होता है AT, ठीक है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। इतना आपको क्या करना है? कंप्लीटली याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये हमारा आवेश के बारे में रहा कि आवेश क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। हो जाएगा? चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हेडिंग लगेगा वो हमारा लगेगा आवेशन। क्या लगेगा? आवेशन। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए आवेशन, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना सबको? एक बार कमेंट करते रहे, बतलाते रहे। क्लास को लाइक भी कर लेंगे, शेयर भी कर लेंगे, ताकि और भी बच्चे क्या हो जाए? जुड़ते चले जाएं, ठीक है। चलिए तो लगाइए सभी लोग हेडिंग आवेशन। हेडिंग क्या होगा? आवेशन। चार्जिंग, चलिए अब इसको समझते हैं क्या होता है आवेशन। तो यदि हम आवेशन की बात करें तो आवेशन में, आवेशन जो होता है ना, वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को आवेशित कर पाते हैं। क्या बतलाया जा रहा है कि जो आवेशन है, वह आवेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तु क्या होता है? आवेशित होता है, ठीक है। यानी जब दो वस्तुओं को हम पास में लाते हैं या दोनों को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने के कारण ही जो वस्तु हो जाता है, उस वस्तु में जो आवेश है, उस आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? आवेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आवेशन। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? बोर्ड पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यदि दो वस्तुओं को, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, आपस में रगड़ा जाए या संपर्क में लाया जाए, संपर्क में लाया जाए, तो उनमें अन्य वस्तुओं को, तो उनमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित, अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया ही, यह
प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। ठीक है, तो क्या बतलाया जा रहा है कि किसी दो वस्तु को जब हम पास पास लाएंगे या फिर क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाएगा। कैसा गुण? तो उनको आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। तो उस गुण को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? आवेशन नाम देते हैं। अब जो ये आवेशन की प्रक्रिया है, उस आवेशन की प्रक्रिया में कुछ प्रकार आपको दिखाई देंगे कि कैसे हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझे है ना? जैसे आप देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम बतला रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेन लेते हैं और पेन को बाल में इस तरह रगड़ते हैं। ठीक है, और रगड़ने के बाद से देखिएगा उस जमीन के पास लेके जाते हैं। जब जमीन के संपर्क में लेकर जाएंगे तो वहां से खरपतवार या कागज के कुछ टुकड़े उस पेन में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ऐसे रगड़ने से जब हमने क्या किया, इसको रगड़ा, और रगड़ने के बाद से जब जमीन के संपर्क में लेकर गया तो क्या देख रहे हैं कि जो ये हमारा पेन है, इस पेन द्वारा छोटी छोटी कणों यानी जो कागज के टुकड़े हैं या खरपतवार जो टुकड़े हैं वो आकर्षित हो जा रहे हैं। सेम वही प्रक्रिया क्या है? आवेशन है कि जब वस्तु को आपस में रगड़ेंगे या दोनों को पास में लाएंगे, तो रगड़ने से या पास में लाने से उनमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो यह घटना ही क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। अब जो ये आवेशन होता है, आवेशन कितने प्रकार से हो जाएगा उसको देख लीजिए। लगा लीजिए सभी लोग हेडिंग, आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार। ठीक है, तो आवेशन के प्रकार की बात की जाए तो पहला जो आवेशन होगा, यानी आवेशन के प्रकार का कहने का मतलब है कि वस्तु को हम लोग कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो वस्तु को आवेशित करने के प्रकार यहां पर माने बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जो आवेशन है उस आवेशन की प्रक्रिया को कितने तरीके से कर सकते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पहला हो जाएगा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा हो जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यह आवेशन की प्रक्रिया तीन प्रकार से क्या की जा सकती है? की जा सकती है। तो सभी लोग लिख लेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, यहां लिख दे रहे हैं आप, देखो तीनों समझते हैं। पहला क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन अभी आपको बतलाए हैं कि क्या बतलाया गया कि पेन को लिए बाल में रगड़े और रगड़ने से क्या किया? जमीन के संपर्क में कर गए। जैसे जमीन के संपर्क में कर गए तो यह पेन क्या किया? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या जो खरपतवार है उसको क्या किया? अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? चार्जिंग, यानी घर्षण द्वारा क्या कहलाता है? आवेशन। ये मतलब हम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने बाल में रगड़ रहे हैं, ठीक है, और देख रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया जाए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप करिएगा उसको ध्यान से, तो आपको जरूर मिलेगा। वो हमारे में हुआ तो है,
लेकिन बहुत कम, आपको दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखिए ना, दिखाई दे रहा है, बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर हुआ है। कुछ हल्के हल्के कण क्या हुए हैं, इसमें चिपके हुए हैं। तो आप क्या करिए, एक बार प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि जब हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने से क्या होता है, उनमें आवेशन का गुण उत्पन्न हो जाता है। कैसे होगा, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, बोलिए। घर्षण द्वारा आवेशन क्या हुआ, लिख दे पूरा। क्या होगा कि इसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, याद रहेगा ना सबको, बोलिए। सही है सब, कि जब वस्तु को क्या करेंगे, दो वस्तुएं लिए, दोनों को आपस में रगड़ दिए। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो जब आकर्षित या प्रतिकर्षित करने गुण उत्पन्न हो जाएगा तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है हमारा चालन द्वारा आवेशन। चालन या इसी का दूसरा नाम है संपर्क या स्पर्श भी लिख ले, स्पर्श बढ़िया रहेगा। स्पर्श द्वारा चालन, सॉरी आवेशन ना होगा, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन कंप्लीट है। अब इसमें क्या करते हैं, चालन द्वारा आवेशन में, इसका अंग्रेजी लिख लिएगा, चार्जिंग बाय द कंडक्शन, चार्जिंग बाय द कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है उसको समझे थोड़ा ध्यान से। हम दो वस्तु ले रहे हैं, ए और बी। ये हमारा एक वस्तु है ए और ये हमारी दूसरी वस्तु है बी। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है कि एक वस्तु होगी आवेशित, जैसे हमने ये मान लिया कि जो वस्तु ए क्या है वो आवेशित है और जो बी है वो क्या है, अनावेशित। बी क्या है, अनावेशित, यानी इस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है और ए वाले पर आवेश उपस्थित है। ठीक, अब वो आवेश कोई हो सकता है, या तो धन आवेश हो सकता है या तो ऋण आवेश हो सकता है, दोनों में से कोई आवेश हो सकता है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। दोनों को चालक तार द्वारा क्या किया, जोड़ दिया। तो होगा क्या कि जो दूसरा अनावेशित वस्तु था वो भी आवेशित हो जाएगा। कैसे होगा कि यहां भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तब ये दूसरी वस्तु जो अनावेशित थी वो भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। और ये जो आवेश यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी तक स्थानांतरित होगा जब तक दोनों का विभव, दोनों का विभव, दोनों का विभव समान न हो जाए, समान न हो जाए। तो जब तक समान नहीं होगा दोनों का विभव, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होता रहेगा, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं या विभवांतर शून्य हो जाए, या विभवांतर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होता है हमारा किसके द्वारा, चालन द्वारा, सॉरी हाँ, चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार, इस प्रक्रिया में एक
आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु लेते हैं, दोनों को तार के द्वारा क्या करते हैं, चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो जैसे ही चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, स्थानांतरण होने लगता है। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए या दोनों का विभवांतर शून्य न हो जाए, तब तक क्या होगा, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्थानांतरण होता रहेगा। और इस प्रक्रिया में जो अनावेशित वस्तु होती है वो भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। क्लियर? तो यह प्रक्रिया होता है हमारा चालन द्वारा आवेशन। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बतलाएं। सही है, सब चीजें क्लियर दिखाई दे रही है ना, किसी को कोई दिक्कत? चलिए सब बढ़िया दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपना तीसरा है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो तीसरा हमारा हो जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। ये हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा है, सभी लोग हेडिंग लगा लिए। तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए समझिए, अब इसमें क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन में, कि इसमें भी सेम वही काम करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, दो वस्तु लेंगे, दोनों वस्तु में एक वस्तु क्या होगी, आवेशित, और दूसरा क्या होगी, अनावेशित। जैसे यहां पर देखिए हम एक बना दे रहे हैं गोला, ये हमारा एक वस्तु है ए और ये दूसरी वस्तु है बी। मान लीजिए इस पर पहले से क्या उत्पन्न है, पहले से धन आवेश है, यानी ये आवेशित वस्तु है। ये कैसी वस्तु है, आवेशित, आवेशित। और ये हमारा है अनावेशित। ये क्या है, अनावेशित। क्लियर? एक आवेशित है, एक अनावेशित है। इस पर ऋण आवेश भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप धन आवेश भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, इसलिए हमने क्या ले लिया, धन आवेश ले लिया। अब यहां पर क्या किया है, चालन में दोनों को जोड़ दिए। देखिएगा ध्यान से, चालन में दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। यहां पर जोड़ना भी नहीं है और संपर्क में लाना भी नहीं है। क्या नहीं करना है, जोड़ना नहीं है और संपर्क में नहीं लाना है। तो करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को पास पास लाते हैं। ये हमारा पहला गोला था ए और ये हमारा दूसरा गोला हो गया बी। दोनों को पास पास ला लिए। तो ए वाले पर पहले से कौन सा आवेश था, धन आवेश। ए पर पहले से कौन सा आवेश था, धन आवेश। सही है। और जो ये अनावेशित वस्तु था, अनावेशित वस्तु का मतलब ये है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, यानी जितना धन आवेश है उतना ही क्या है, ऋण आवेश है। लेकिन जैसे ही ए के पास आया तो ए वाले का जितना ऋण आवेश होगा, सॉरी बी वाले का जितना ऋण आवेश होगा, ए वाला उसको अपनी साइड खींच लेगा, यानी सारा का सारा ऋण आवेश इस सिरे पर आ जाएगा और बाकी धन आवेश कहां चला जाएगा, इस वाले सिरे पर चला जाएगा। आप पढ़े हैं कि भाई जो आवेश होता है समान प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है, तो उनके बीच कैसा बल काम करता है, आकर्षण का, सॉरी प्रतिकर्षण का। लेकिन एक हमारा धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है, तो दोनों के बीच कैसा बल काम करता है, आकर्षण का। तो पहले से धन आवेश था और इस वाले में यानी बी वाले में धन और ऋण दोनों थे। तो ए वाला क्या करेगा, बी वाले में से जितने ऋण आवेश है उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो बी वाले के एक सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश, और बी वाले के दूसरे सिरे पर क्या होगा, धन आवेश। अब हम क्या करेंगे कि जो बी वाला है, इस बी वाले को एक चालक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो जो इसका अतिरिक्त धन आवेश है वो कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। जैसे ही पृथ्वी में गया अतिरिक्त धन आवेश, तो जो आपका गोला ए था और जो गोला बी था, अब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से आवेशित हो जाएंगे।
ए वाले पर पहले से क्या था, धन आवेश, तो पहले से धन आवेश लगा लेते हैं। और बी वाले पर का जो प्लस वाला चार्ज था, इस चालक तार से जोड़ने पर, अर्थिंग देने पर ये पृथ्वी में चला गया, इसलिए जो बी वाला है, इस बी वाले पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, केवल और केवल ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वस्तुओं को बिना संपर्क में लाए, बिना आपस में रगड़े, हमने जो अनावेशित वस्तु था उसको भी क्या कर लिया, आवेशित कर लिया। तो यह प्रक्रिया होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। कोई दिक्कत है? बातें समझ में आ रही हैं? हो जाएगा सबका? बोलिए। पूरा एक बार कंप्लीट दोहरा दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, आवेशन। तो आवेशन में क्या बताया गया कि आवेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या संपर्क में लाया जाता है, तो उन वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन। अब वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं, यानी जो आवेशन की प्रक्रिया है वो आवेशन की प्रक्रिया कैसे कैसे हो सकती है। तो आवेशन की प्रक्रिया तीन तरीके से होगी। कैसे? एक तो घर्षण के द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा प्रेरण द्वारा। सही है? घर्षण, चालन और प्रेरण के द्वारा तीन तरीके से होगा। तो घर्षण में क्या समझा गया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जिससे उनके अंदर क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो जाता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है चालन या स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। इसमें क्या किया कि इस प्रकार में इसमें क्या करेंगे कि वह विधि, या हम इसमें दो वस्तु लेंगे, एक आवेशित होगी एक अनावेशित होगी। तो आवेशित और अनावेशित वस्तु को जब एक चालक तार द्वारा क्या जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो आवेशित वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु को क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित, या अनावेशित से कहां चले जाते हैं, आवेशित में। और ये जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान न हो जाए, या फिर दोनों का विभवांतर शून्य न हो जाए। तो इस तरीके से जो अनावेशित वस्तु था वो भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, और यह प्रक्रिया कहलाता है चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, अब इधर देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन। जब हम प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करते हैं तो इसमें भी क्या करते हैं, दो वस्तु लेते हैं, एक आवेशित और दूसरा अनावेशित, फिर दोनों वस्तुओं को बिना संपर्क में लाए, बिना चालक तार द्वारा जुड़े आवेशित करना है। तो एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु को जब हम पास में लाते हैं, संपर्क नहीं कराना है, पास में लाते हैं, तब अनावेशित वस्तु पर जो आवेश होता है विपरीत प्रकृति का, वो आ जाता है आवेशित वस्तु की ओर, जबकि ठीक उसका समान आवेश कहाँ चला जाता है, अनावेशित वस्तु के दूसरे साइड में। और इस अनावेशित वस्तु को चालक तार द्वारा जब जोड़ेंगे तो जो इसका अतिरिक्त आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। और जब पृथ्वी में चला जाएगा तो केवल और केवल इस पर क्या बचेगा, ऋण आवेश बचेगा, यानी एक ही प्रकार का आवेश बचेगा। तो इस प्रकार से बी को बिना में संपर्क में लाए, यानी बी को बिना ए के संपर्क में लाए, हम बी को क्या कर लिए, आवेशित कर लिए, और यह प्रक्रिया क्या कहलाया, प्रेरण द्वारा आवेशन। हो जाएगा? यहां तक किसी को दिक्कत? सही है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, बताइएगा। तो क्या किया जाए, रहने दिया जाए, इतना ही। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अगला जो हम लोग क्लास होगा वो कूलाम्ब के नियम से संबंधित होगा, कि कूलाम्ब ने कौन सा नियम दिया और उसके लिए क्या फार्मूला निकाला गया, क्या फार्मूला सिद्ध किया गया, उससे रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है, तो रहने दिया जा रहा है आज क्लास में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे कल। और एक जरूरी बात आपसे सभी लोग से ध्यान सुन ले, आप जब ये क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को देखने के बाद से अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको यह क्लास कैसा लगा, इसमें और कुछ सुधार चाहिए, या फिर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे ताकि और भी बच्चे क्या हो जाए, जुड़ जाए, ताकि सबको लाभ मिल सके। ठीक है, तो अपना फीडबैक कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा कि आपका आपको क्लास ये कैसा लगा। तो फिर रहने देते हैं और मिलेंगे हम लोग अपने
कल के क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है।